वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। डीआरडीओ सेप्टेम 10 की जो सीबीटी एग्जामिनेशन 6 जनवरी 2023 में शुरू हुआ था, इसका सीबीटी एग्जामिनेशन 11 जनवरी 2023 में टोटल कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक 8 जनवरी तक जितना भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ, सभी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस किया हूँ। इलेक्ट्रीशियन का किया और फिटर का किया। फिटर का 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया हूँ। और आज मैं मैशिनिस्ट का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करूँगा। मैशिनिस्ट का एग्जामिनेशन था 9 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट में। तो सेकेंड शिफ्ट में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ऊपर डिस्कशन करूँगा। और इसमें आपको इस वीडियो से 120 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन, 110 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का आपको एनालिसिस मिलेगा इस वीडियो में, और जो आपको एग्जामिनेशन में सेम टू सेम पूछा गया था। तो वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे के आए हैं, वो सभी स्टूडेंट को पता चलेगा वीडियो देखने के बाद कि कितना मार्क्स आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। आप लोग अप्रॉक्स लगा सकते हैं कि इतना मार्क्स आप लोग का आएगा। और जो भी स्टूडेंट आने वाला दिन में डीआरडीओ का एग्जामिनेशन देंगे, जैसे जब फिर से रिक्रूटमेंट आएगा 2024-25 साल में कि डीआरडीओ का रिक्रूटमेंट आएगा फिर सितंबर 11 की, तो तब उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप अगर यूट्यूब पर जितना भी आप लोग छान मारेंगे, फिर भी आप लोग को पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं मिलेगा। मैं कोशिश किया इसका ऊपर कि हाँ, एटलीस्ट 120 क्वेश्चन में से 100+ क्वेश्चन का सोल्यूशन देना चाहिए, तो आप लोगों को भी मार्क्स का पता चलेगा जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन देके आया, और जो स्टूडेंट आने वाला दिन में जब रिक्रूटमेंट आएगा, उन सभी स्टूडेंट का भी इस पेपर के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे पहले तो फिटर का पूरा क्वेश्चन पेपर ही मैंने एनालिसिस कर रहा था 120 में से 120, बट मैशिनिस्ट ट्रेड का स्टूडेंट कम था। ऐसे भी कम होता है, आप लोग भी जानते हैं, फिर भी मैशिनिस्ट ट्रेड का स्टूडेंट ने बहुत हेल्प किया है। एक स्टूडेंट ने तो 65 से 70 क्वेश्चंस अकेले भेजा, उसके बाद बाकी स्टूडेंट ने 10, 5, 20, 40, 50 करके ऐसे भेजा है, तभी मैं इस क्वेश्चन पेपर को पूरा बना पाया हूँ। और ये पूरा क्रेडिट जाता उन सभी स्टूडेंट को जो स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भेजा है, एग्जामिनेशन दे के आने के बाद क्वेश्चंस भेजा है। क्योंकि एग्जामिनेशन उतना भी अच्छा नहीं गया, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि स्लॉटर, शेपर, प्लेनर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, फिर भी आप लोग क्वेश्चंस भेजा है तो हमें अच्छा लगा। तो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोग का ट्रेड ही मशीन रिलेटेड है, तो क्वेश्चंस तो मशीन से पूछे गए। और अगर ऐसे पूछते कि कितना क्वेश्चंस कॉमन आया है टेस्ट सीरीज और 2000 MCQ से, मैंने कहूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो मशीन से आया है वो सभी क्वेश्चन आप लोग का कॉमन आया है। जो स्टूडेंट ध्यान से पूरा टेस्ट को लगाया था, 25 सेट लगाया था और 3 फ्री डेमो टेस्ट लगाया था डीआरडीओ के लिए, उस सभी स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम मशीन का क्वेश्चन कॉमन आया था। क्योंकि मशीन से क्वेश्चन आएगा हमें पता था, इसीलिए मैं हर टेस्ट में 5 से 7 क्वेश्चन मशीन से दिया था। ठीक है, तो आज आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा वीडियो में 110+ क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि आप लोग डिमांड भी कर रहे थे सर कट ऑफ वीडियो बनाने के लिए, तो कट ऑफ वीडियो तब हमें बनाना सही रहेगा जब हमें पता रहेगा कि हाँ, इन सब पेपर का क्वेश्चंस ऐसा आया था। जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन का मैंने देख लिया, मैशिनिस्ट का भी देख लिया, आज डिस्कशन कर रहा हूँ, और इसके बाद टर्नर का भी डिस्कशन करूंगा और वेल्डर का भी डिस्कशन करूंगा। लेकिन बाकी ट्रेड का डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया, एक भी क्वेश्चन हमें भेजा नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चंस भेजे हो तो 10, 5, 20 क्वेश्चन भेजे तो तब भी आप लोगों के लिए एटलीस्ट 50 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन वीडियो आप लोग के लिए, एनालिसिस वीडियो आप लोग के लिए मैं ला पाता, बट आप लोग किसी ने भेजा नहीं है। मैं आप लोगों को पहले ही कहा था, जो भी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन है वो सभी स्टूडेंट मेरा व्हाट्सएप नंबर 8583870223 पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। आप लोग का जितना भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है आप लोग का पास, तो वो सभी क्वेश्चंस मेरा व्हाट्सएप पर भेजिए, तभी मैं इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन दे पाऊंगा। तो अभी भी अगर आप लोग भेज पाएंगे तो मैं उसका भी एनालिसिस करूंगा। ओके, तो जब पूरा पेपर मैं एनालिसिस कर दूंगा वेल्डर तक, टर्नर, उसके बाद वेल्डर, उसका बाद मैं कट ऑफ वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कितना कट ऑफ जा सकता है इस बार एग्जाम में। और अगर रिजल्ट का बात करते तो रिजल्ट अभी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। अगर इसका एक्सपेक्टेड डेट बताते तो 15 से 20 दिन लगता है। ठीक है, मतलब जनवरी का लास्ट वीक, अदरवाइज फरवरी 15 तारीख के अंदर आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। और आप लोग का प्रोसेस भी बहुत फास्ट होगा, ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी
हो जाएगा, क्योंकि डीआरडीओ का प्रोसेस फर्स्ट ऐसे ही होता है। आप लोगों को भी पता था 3 से 4 महीने के अंदर एग्जामिनेशन हो जाएगा और उसका बाद आप लोगों का रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ टाइम आप लोगों के लिए मैं आप लोगों का मैं वेस्ट कर दिया हूँ, शायद आप लोगों को लग सकता है, बट ये सब क्वेश्चन ये सब डिस्कशन आप लोगों को करना था, इसीलिए मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ किया हूँ। तो आप देख सकते हैं डीआरडीओ सितंबर 10 मैशनिस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन डेट 9 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकेंड। ओके, और जो भी स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भेजा वो सभी स्टूडेंट को मेरा तरफ से थैंक्स है, थैंक्स अ लॉट। इसीलिए मैं पेपर का एनालिसिस अभी करना स्टार्ट कर पा रहा हूँ। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज रिक्वायर्ड फॉर स्लॉटिंग ए कॉन्वेक्स सरफेस। स्लॉटिंग मशीन में कॉन्वेक्स सरफेस बनाने के लिए कौन सा टूल यूज होता है, कौन सा टूल का जरूरत पड़ता है, राउंड नोज टूल का जरूरत पड़ता है। कॉन्वेक्स सरफेस मतलब उत्तल सरफेस बनाने के लिए आपको राउंड नोज टूल का तो जरूरत पड़ेगा ना। ऐसे अगर आप लोग स्क्वायर या कॉर्नरिंग टूल यूज करेंगे, कुछ जगह पे कॉर्नरिंग टूल आंसर दिया तो कॉर्नरिंग टूल तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो स्क्वायर सरफेस जैसा बन जाएगा, फ्लैट सरफेस बनेगा। तो राउंड नोज टूल रहेगा तभी मैं ऐसे कॉन्वेक्स सरफेस बना पाऊंगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन वर्नियर कैलिपर एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन व्हिच वन डिवीजन रिप्रेजेंट 1 मिलीमीटर, द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन सेंटीमीटर शुड बी। तो इसमें आप देख सकते हैं बोल्ड है वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है n और मेन स्केल डिवीजन n-1। तो आप लोग जानते हैं जब भी लिस्ट काउंट निकालना पड़ता है तो आपको लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, ऐसे आप लोग जानते हैं 1 लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो दोनों को इक्वल कर देना है। तो 1 VSD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, तो n VSD पहले था तो 1 VSD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई n MSD। ठीक है, तो 1 MSD अगर 1 मिलीमीटर होता है तो n-1 MSD कितना होगा, n-1 mm हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 1 VSD का वैल्यू आ गया n-1 डिवाइड बाई n MSD मतलब क्या, वो आपका mm में आ जाएगा, क्योंकि 1 mm इज इक्वल टू 1 MSD हो रहा है, तो इधर इतना MSD मतलब उतना मिलीमीटर हो जाएगा। इसके बाद लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो तो 1 MSD, तो 1 MSD का वैल्यू 1 मिलीमीटर और 1 VSD का वैल्यू आप देख सकते लिख दिया है। इसके बाद क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा 1/n MSD हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आपका मिलीमीटर में आ गया, क्योंकि आप देख सकते इसमें आपको जो दिया था 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर दिया था, तो अभी आपका जो लिस्ट काउंट आ गया ये भी मिलीमीटर में आ गया, क्योंकि VSD मिलीमीटर में था और मेन स्केल डिवीजन भी मिलीमीटर था। मिलीमीटर से जब आपको कन्वर्ट करना पड़ता सेंटीमीटर में तो 10 से डिवाइड करना पड़ता, तो 1/n था और 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/10n सेंटीमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा लिस्ट काउंट। ठीक है, तो आप देख सकते कितना मतलब आसान क्वेश्चन को कैसे घुमा के दिया है। तो कुछ स्टूडेंट में इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए प्रॉब्लम हुआ है, बट कैसे आपको निकालना पड़ता मैं आपको बता दिया हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इफ द लेंथ ऑफ द कटिंग स्ट्रोक इज 10 मिलीमीटर एंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कटिंग स्ट्रोक इज 5 सेकेंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कटिंग स्पीड इन मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें आपको सेपर मशीन से क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि कटिंग स्ट्रोक का लेंथ 10 मिलीमीटर और कटिंग स्ट्रोक के लिए कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो कटिंग स्पीड का वैल्यू आपको निकालना है, तो कटिंग स्पीड कितना हो जाएगा, तो कटिंग स्ट्रोक का लेंथ दिया है, कटिंग स्ट्रोक का टाइम भी दिया है। तो आप लोग जानते हैं कटिंग स्पीड या स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें कटिंग स्पीड बोला है तो लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम होता है, तो 10 मिलीमीटर डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट द रोटरी टेबल इज फिक्स्ड ऑन ए स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन में रोटरी टेबल कहाँ फिक्स होता है, क्रॉस स्लाइड में फिक्स होता है। ठीक है, तो जब डिस्कशन का क्लास आएगा, क्योंकि 2000 MCQ अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, जो भी स्टूडेंट को अभी तक 2000 MCQ PDF नहीं मिला वो सभी स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और PDF को आप लोग डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसका 950 क्वेश्चन तक मैंने एनालिसिस किया, बाकी 1150 क्वेश्चन का भी मैं एनालिसिस करूँगा 1050 क्वेश्चन का भी एनालिसिस करूँगा धीरे धीरे, और इसमें आप लोग का सेपर का जितना भी मशीन है सभी मशीन का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया था व्हिच स्लॉटिंग मशीन इज प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इन एडिशन टू द वर्टिकल मूवमेंट। कौन सा स्लॉटिंग मशीन में वर्टिकल मूवमेंट का साथ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है। ट्रेवलिंग स्लॉटिंग मशीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था स्लॉटर डिस्क मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर। स्लॉटर डिस्क मैकेनिज्म किस लिए यूज होता है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के लिए यूज होता है। 7th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हेन शेपिंग ए पैरेलल सरफेस द वर्कपीस शुड बी प्रॉपरली सीटेड। जब हम लोग पैरेलल सरफेस में वर्कपीस को रख के शेपिंग करते हैं तो इसमें बोला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सीटिंग द वर्कपीस। तो वर्कपीस को प्रॉपरली सीटिंग रखने का जरूरत होता है, मतलब उसको एकदम प्रॉपरली सीट करने का जरूरत पड़ता है, मतलब उसको रखने का जरूरत पड़ता है। तो इसलिए कौन सा वर्कपीस को बैठाने के लिए, सही बैठाने के लिए कौन सा डिवाइस आप लोग यूज़ करते हैं। पैरेलल ब्लॉक आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेलल ब्लॉक क्या करता है, पैरेलल ब्लॉक का यूज़ करके आप लोग किसी भी वर्कपीस का हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं पैरेलली, ओके। और उसका ऊपर जब भी वर्कपीस को रखेंगे तो वो टोटली पैरेलल रहेगा पैरेलल ब्लॉक्स का साथ, उसके बाद आप लोग शेपिंग कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेपर टूल इज चूजन व्हेन नैरो स्लॉट्स आर टू बी कट। मतलब कौन सा शेपर टूल यूज होता है जब हमें नैरो स्लॉट कटना पड़ेगा, तो ग्रूविंग टूल यूज होता है। 9th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द फीड ऑफ शेपर टेक्स प्लेस। तो शेपर मशीन का फीड कब दिया जाता है, कटिंग स्ट्रोक का एकदम शुरुआत में दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कटिंग स्ट्रोक में सिर्फ मेटल को करते हैं, रिटर्न स्ट्रोक में कुछ मेटल नहीं करते। तो जब भी कटिंग स्ट्रोक स्टार्ट होता है तब भी उसका फीड को दिया जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था इन ए शेपर रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन बाय मींस ऑफ। इस क्वेश्चन का भी एनालिसिस में 2000 MCQ के क्लास में बताया था, बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाया था। शेपर मशीन में जो रोटरी मोशन होता है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, टूल क्या होता है इसमें रेसिप्रोकेट होता है, आगे पीछे होता है, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होता है, रॉकर आर्म एंड बुल गियर यूज होता है। 11th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ कटिंग स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द शेपर इज। तो शेपर मशीन का कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का रेशियो क्या होता है, 3:2 होता है। ये भी मैं आपको समझाया था। द प्रोसेस ऑफ बिवेलिंग द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग होल इज कॉल्ड। मतलब आपको बोला था कि किसी भी होल, पहले से बने हुआ होल का जब आपको एंड पोर्शन प्रांत का जब आपको बिवेलिंग करना पड़ेगा, चैम्फरिंग करना पड़ेगा या भी शेप में आपको बनाना पड़ेगा, तो कौन सा ऑपरेशन करते हैं, कौन सा प्रोसेस करते हैं, काउंटर सिंकिंग प्रोसेस आप करते हैं, ठीक है। मशीनिस्ट का मशीन से जितना भी क्वेश्चन आया, प्लेनर, स्लॉटर, शेपर, मिलिंग, तो इन सब मशीन का क्वेश्चन जितना मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है सब क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज पर डाला था और बाकी क्वेश्चन में 2000 MCQ का सीरीज में डाला था। तो जो भी स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज को सही से दिया है उस सभी स्टूडेंट के लिए उन सब क्वेश्चंस को कॉमन आ गया है। और कुछ स्टूडेंट कह रहा है सर मशीन से क्वेश्चन पूछा है इसलिए मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। मशीन से मशीनिस्ट का ट्रेड का क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। देखो ये जब बोलेंगे कि टर्नर का वेल्डिंग ट्रेड से क्वेश्चन पूछा तो वो गलत किया है, क्योंकि टर्नर ट्रेड का जो लेद मशीन होता है उससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा, बाकी सब वेल्डिंग ब्रेजिंग से क्वेश्चन पूछा है तो वो गलत किया। बट मशीनिस्ट का अगर मशीन से क्वेश्चन पूछा है वो गलत नहीं किया है। हाँ हो सकता है ऐसे अगर आप लोगों को किसी ने समझाया है कि मशीनिस्ट का पेपर में सिर्फ और सिर्फ आप लोग सब्सक्रिप्शन लिए थे 1000-2000 जो भी है, और उसके बाद आप लोग का एक भी मशीन के बारे में जो कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर नहीं किया गया था और आप लोग सोचे थे कि मशीन से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप लोग गलत सोचे थे और आप लोगों को जो समझाया गया था तो वो गलत समझाया गया था। इतना सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कुछ स्टूडेंट का कंप्लेंट है सर इतना रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी मशीन्स का कुछ भी टॉपिक हमें क्लियर नहीं हो पाया। जितना अब हम लोगों को मशीन के बारे में समझाया है वो मशीन के बारे में उतना भी हमें सीखने को नहीं मिला पेड क्लासेस से। तो पेड क्लास इसीलिए मैं आज से नहीं लूँगा, ठीक है। एक्चुअली जब भी थ्योरी का पेड क्लास किसी ने प्रोवाइड कर रहा है कोई भी एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि मशीनिस्ट ट्रेड का मशीन से एक भी चैप्टर क्लियर नहीं हुआ था, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट के ये प्रॉब्लम आ रहा था। और जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज 2000 MCQ वीडियो देख के गया मैक्सिमम स्टूडेंट का आप लोगों का इस क्वेश्चन कॉमन आ गया है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में इन सब क्वेश्चंस को मैंने डाला था। हमें पता था कि ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा, मशीनिस्ट का जब एग्जाम है तो मशीनिस्ट से क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा। बट टर्नर ट्रेड के लिए टोटली गलत किया है। और ओवरऑल अगर एग्जाम क्वेश्चन पेपर का बात करते हैं तो एकदम
मेरा हिसाब से फालतू पेपर बनाया, क्योंकि इतना कॉपी किसी भी जगह से करना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा निमी को उठा दिया है, एशियान से उठा दिया है, इतना तो नहीं करना चाहिए था। फिटर का तो पूरा कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है। और एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर अगर देखते 7 जनवरी 3rd शिफ्ट में फिटर का जो एग्जामिनेशन हुआ था, 8 जनवरी 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का ऑलमोस्ट सेम है, 60 to 70% क्वेश्चन उसमें सेम है, तो ये करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे पेपर बना दिया, बहुत सारा मतलब स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम हुआ। जो 8 तारीख एग्जामिनेशन दो उन सभी स्टूडेंट के लिए फायदा मिला है, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन मैक्सिमम कॉमन आ गया है पहले एग्जाम में जो आपको पूछा गया था 7 तारीख जो आपको 3rd शिफ्ट में पूछा गया था उसके से। ओके, तो मशीनिस्ट ट्रेड स्टूडेंट आप लोग पूरा समझ जाइए कि आप लोग को मशीन क्लियर करना है, आप लोग का मशीन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उसका बाद क्या होता है, जब इसरो में आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तब इस मशीनिस्ट से जब एग्जाम होता है तो मशीन से कुछ कम क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों का मशीन से पूछेगा ही नहीं, बट आप लोगों को पूछेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना, जब भी एग्जाम आपको देना तो मशीन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और मशीन का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, इन सब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, इन सब क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा 2000 MCQ का जो डिटेल डिस्कशन हो रहा है उसका वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को देखते रहना, जब भी वीडियो आएगा बहुत जल्दी उसका 20 नंबर क्लास भी अपलोड होगा। और जितना क्लास मैं अपलोड करूंगा, टोटल 40 क्लास हमें अपलोड करना है। 40 क्लास आप लोग के लिए ITA का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। किसी भी एग्जाम देने जाएंगे एटलीस्ट 2000 MCQ का आपको रिविजन करके जाना है। और अगर आप लोग वीडियो देख के जाएंगे तो और भी बढ़िया आप लोग के लिए हो जाएगा। ओके, काउंटर सिंकिंग का बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ए डाई 6H7 hole is to be reamed in a steel workpiece, what is the size drill will be required। मतलब इसमें बोल्ड है, डाया आपको दिया है 6 मिलीमीटर, और इसमें इस डायमीटर होल में जब आपको रिमिंग करना पड़ेगा, तो रिमिंग करने से पहले जो हम लोग होल बनाते हैं तो उस होल का साइज क्या होना चाहिए, तो उसके लिए ड्रिल बिट आपको यूज़ करना है। तो ड्रिल बिट का साइज आपको निकालना है, तो आप लोग इसको इजीली निकाल पाएंगे। क्या होता है, रीम्ड होल साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है, तो इसको जब भी आप लोग करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 6 माइनस इधर आपका आ जाएगा 0.2 प्लस 0.05। ठीक है, क्योंकि ओवर साइज आप लोग जानते हो ऑलवेज 0.05 मिलीमीटर होता है, अंडर साइज वेरी करता है, कैसे करते वो भी मैं आपको बताया हूँ। और 6 माइनस 0.25, तो इधर क्या आ रहा है 5.75 आ रहा है। तो 5.75 मतलब इसको आप लोग अप्रोक्स क्या बोल सकते हैं, 5.8 बोल सकते हैं। तो आपको जो ड्रिल्ड होल बनाना है तो 5.8 मिलीमीटर का बनाना है। उसका बाद जब भी हम लोग रिमार्क का यूज़ करेंगे, रिमार्क क्या करता है, थोड़ा मोड़ा मेटल को उसमें कटता है, रिमूव करता है, और मेटल का जो होल है उसमें फिनिश भी करता है। ओके, तो इतने ड्रिल बिट आपको यूज़ करना है, इतने साइज का ड्रिल बिट आपको यूज़ करना है होल बनाने के लिए। इसका बाद एक स्क्रू गेज से क्वेश्चन पूछा था। तो स्क्रू गेज मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर का दूसरा नाम है स्क्रू गेज, क्योंकि इसका प्रिंसिपल होता है स्क्रू एंड नट। ओके, स्क्रू गेज एडवांसेस बाय 3 मिलीमीटर इन 6 रोटेशन। देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो इसमें सर्कुलर स्केल मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका थिम्बल है, थिम्बल का बात करें, इसमें 50 डिवीजन है। ओके, और स्क्रू गेज का एडवांसमेंट कितना बोल रहे हैं, 3 मिलीमीटर आगे बढ़ रहा है, और 6 रोटेशन में, मतलब एक रोटेशन में कितना हो जाएगा, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। 6 रोटेशन में कितने जा रहा है, 3 मिलीमीटर जा रहा है, तो एक रोटेशन में कितना जाएगा 3/6, मतलब हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5 मिलीमीटर। तो ऐसे आप लोग जानते हैं जो मेट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसका भी पीछे 0.5 मिलीमीटर होता है। मतलब थिम्बल का जो 50 डिवीजन एक बार आप लोग घुमाते, एक चक्कर जब आप लोग करते हैं तो कितना आगे बढ़ता है, 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। और उसमें भी आप लोग का थिम्बल में कितना डिवीजन होता है, 50 डिवीजन होता है। तब लीस्ट काउंट क्या होता है, मेट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सेम है, बट इसमें कुछ आप लोग का अलग से पॉइंट ऐड कर दे, तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो गया। जो स्टूडेंट जस्ट आप लोग फैक्ट को समझते नहीं है, जस्ट आप लोग कुछ भी याद करके रखते हैं, तो याद करके ये सब चीज़ नहीं होता। जो याद करने वाला होता, जो मेल्टिंग पॉइंट होता, वो सब आप लोग याद कर सकते हो। बट ये सब टेक्निकल न्यूमेरिकल आपको याद करना नहीं है। सबसे पहले पिच निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एडवांसमेंट हो रहा है डिवाइड बाई रोटेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं पिच आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ
डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, तो 0.5 डिवाइड बाई 50, तो 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हंटर कमीशन ऑन इंडियन एजुकेशन इन, तो इंडियन एजुकेशन में हंटर कमीशन कब हुआ था, तो 1882 में। द टीथ ऑफ हेक्सो ब्लेड आर बेंट, तो हेक्सो ब्लेड में टीथ दांते कब बेंट होता है, ऑल्टरनेटली टूवर्ड द राइट एंड लेफ्ट एवरी थर्ड और फोर्थ लेफ्ट स्ट्रेट, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेक्सो ब्लेड का टीथ कैसे रहता है, तो ऐसे जब आपको पूछा जाएगा तो इस टाइप का आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें आपको वेबसेट या स्टैगर्ड सेट का डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, तो ऑल्टरनेटली टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट का तरफ होगा। ओके, और एवरी थर्ड और फोर्थ लेफ्ट स्टेट में होगा। इसका बाद आपको क्वेश्चन पूछा था 17 नंबर में, व्हाइल मेजरिंग विद वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर व्हिच पार्ट इज यूज्ड नॉर्मली एज रेफरेंस सरफेस, जब हम लोग वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर से किसी भी एंगल को मेजरमेंट करते तो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर कौन सा पार्ट रेफरेंस सरफेस का तौर पे काम करता है, तो स्टॉक इज द राइट आंसर हो जाएगा। और कॉन्टेक्ट सरफेस का हिसाब से कौन सा वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का पार्ट काम करता है, तब राइट आंसर हो जाएगा ब्लेड। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट आर द रेंजेस ऑफ मोड्स टेपर यूज्ड ऑन टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल रिमर एंड लेथ सेंटर, मतलब जो मोड्स टेपर शैंक ऑफ ट्विस्ट ड्रिल रिमर और लेथ सेंटर में यूज होता है उसका रेंज क्या होता है, MT0 से MT4 तक होता है। निम्मी का हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज NT वाज, विंडोज NT का फर्स्ट वर्जन क्या था, विंडोज 3.1 था। नॉन टेक्निकल का एक क्वेश्चन था, प्लेन ड्रिलिंग मशीन इज ऑल्सो नोन एज, प्लेन ड्रिलिंग मशीन को क्या कहते हैं, मैं आपको पहले भी एग्जाम से पहले भी समझा था, अपराइट ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, व्हिच हेल्प्स इंडियन गवर्नमेंट टू डेवलप QHPV अगेंस्ट सर्विकल कैंसर, तो कौन सा इंस्टीट्यूट इंडियन गवर्नमेंट को सहायता किए थे डेवलप करने में QHPV सर्विकल कैंसर का रोकने के लिए, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, तो क्या हो जाएगा, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर क्या हो जाएगा, तो भारत का सबसे पहला स्वदेशी बिल्ट बनाया गया एयरक्राफ्ट कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। इसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन आपको पूछा गया था 36, उसके बाद 45, उसके बाद 47, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा था, तो आपको एग्जैक्टली क्या पूछा था आपको भी पता है, बट हमें लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं घर में ठंडा दिमाग से। एग्जाम में तो आप लोग हड़बड़ में करके आए, बट अभी आप लोग इसको कर सकते हैं। डिमीन इसका सिनोनिम पूछा गया था, तो इसका सिनोनिम होता है डिक्रीज होना। एंटोनिम पूछा गया था, तब हो जाएगा इंक्रीज होना। 25th नंबर क्वेश्चन में पूछा था द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग स्लिप गेजेस टुगेदर व्हाइल बिल्डिंग अप टू द साइज इज कॉल्ड, मतलब किसी भी साइज में आपको बनाने के लिए जब स्लिप गेज को हम लोग ज्वाइनिंग करते तो उस प्रोसेस को रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। फॉर कटिंग कार्बन स्टील द हेक्सो ब्लेड शुड हैव टीथ, मतलब कार्बन स्टील को कटने के लिए हेक्सो ब्लेड में कितना टीथ होना चाहिए, तो एग्जैक्टली हमें इसका राइट आंसर पता नहीं, किसी को भी इसका राइट आंसर पता है तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। व्हिच टाइप ऑफ लेद इज मोर सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के लिए कौन सा लेद सबसे सुटेबल होता है, तो डायरेक्ट लेद इज द राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इन 1935, 1935 साल में भारत में इंग्लिश शिक्षा किसने चालू किया था, लॉर्ड मैकाउले ने चालू किया था। इसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन था बुके, तो बुके का फुल फॉर्म ए हो जाएगा, सॉरी इसका करेक्ट स्पेलिंग ए हो जाएगा। और बुके से यही क्वेश्चन सेम टू सेम DRDO के एग्जामिनेशन में 2 शिफ्ट में पूछा गया है, एक फीटर का पेपर में और अभी एक मैशिनिस्ट का पेपर में हमें देखने को मिल रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट हैमर, निम्नलिखित में से कौन सा नर्म हैमर नहीं होता, तो कौन सा नर्म हथौड़े नहीं होता, तो क्लॉ हैमर इज द राइट आंसर आ जाएगा। जब किसी भी कील को निकालना पड़ता, नेल को निकालने के लिए हम लोग क्लॉ हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपको पूछा था व्हिच मूवीज ओन द ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट पिक्चर इन ऑस्कर 2022 अवार्ड, मतलब इसमें बोल रहे हैं 2022 ऑस्कर अवार्ड कौन सा बेस्ट पिक्चर को मिला है, तो कोडा इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस
मूवी को ऑस्कर 2022 अवार्ड मिला है। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द फॉलोइंग टोंग यूज्ड व्हाइल फोर्जिंग हेक्सागोनल बोल्ट। जब हेक्सागोनल बोल्ट को फोर्जिंग करना पड़ता है तो उसको पकड़ने के लिए कौन सा टोंग यूज होता है? साइड टोंग यूज होता है। 33 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच प्लेस इज नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंदीपुर, जो कर्नाटक में लोकेटेड है। 34 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा था व्हिच ऑपरेशन कैन बी डन ऑन लेथ। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन लेथ पर किया जा सकता है? ट्रिपेनिंग, फोर्जिंग, कास्टिंग, रोलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपेनिंग। होल को बड़ा कर सकते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा था लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज मोस्ट इजी क्वेश्चन 0.02 मिलीमीटर। इसके बाद आपको पूछा था लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर इज। तो मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.001 मिलीमीटर। मेट्रिक बोला इसलिए मिलीमीटर हो जाएगा। व्हिच पार्ट होल्ड्स द टूल इन स्लॉटिंग मशीन। मतलब स्लॉटिंग मशीन में कौन सा पार्ट टूल को होल्ड करता है, पकड़ के रखते? तो राइट आंसर हो जाएगा टूल पोस्ट। 38 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा था व्हिच टाइप ऑफ मिलिंग कटर हैविंग टीथ ऑन पेरिफेरी एंड द कटिंग एज आर प्लेस्ड ऑन ए कॉनिकल सरफेस। ठीक है, तो इसमें बोला वो कौन सा मिलिंग कटर है जिसमें पेरिफेरी एंड में उसका कटिंग एज बराबर टीथ रहता है और इसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है? कॉनिकल सरफेस में प्लेस किया जाता है। तो ये होता है एंगुलर मिलिंग कटर। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा था व्हिच टाइप ऑफ मिलिंग कटर द साइड आर रिक्वायर्ड और डिसेस टू प्रिवेंट द साइड कटर फ्रॉम रबिंग एंड बाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है वो कौन सा मिलिंग कटर है जिसको रबिंग और बाइंडिंग से बचाने के लिए इसमें क्या किया है? रिलीव किया गया और डिस किया गया है। मतलब वो कौन सा कटर है जिसमें आप लोग रबिंग और बेंडिंग से बचाने के लिए आप लोग उसको थोड़ा सा रिलीफ दिए हैं, क्लियरेंस एंगल ज़्यादा दिए हैं, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा स्लैब मिलिंग कटर। ओके, इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था। 3 क्वेश्चन आपको लगातार ऐसे पूछा था व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। मतलब वो कौन सा धातु के गुण होता है जिसमें टूटने से पहले कोई भी उसमें परमिशन नहीं मांगता है। मतलब जब भी उसमें शॉक या वाइब्रेशन होता है वो ऐसे टूट जाता है। तो राइट आंसर होता है ब्रिटलनेस, भंगुर आता है। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा था व्हिच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर एडवांटेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ थिन वायर। मतलब इसमें बोल रहे मैकेनिकल वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है धातु का, वो कौन सा गुण होता है जिसका कारण हम लोग थिन वायर बना सकते हैं। तो थिन वायर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं या जो प्रॉपर्टी होता है तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। ओके, एक्चुअली इसमें थिन शीट था, मैं गलती से थिन वायर लिख दिया क्योंकि थिन वायर का क्वेश्चन नीचे है, जो डक्टिलिटी राइट आंसर हो जाएगा और थिन शीट जब भी बोलेगा तो ये मेलेबिलिटी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस ज्वाइनिंग द क्रेस्ट एंड रूट। मतलब क्रेस्ट और रूट को जोड़ने के लिए जो सरफेस रहता है उसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग फ्लैंक कहते हैं। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा था व्हिच थ्रेड इज ऑन टेल स्टॉक ऑफ द लेथ। तो लेथ मशीन का टेल स्टॉक में कौन सा थ्रेड होता है? लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड होता है। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच डायमीटर इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग ए थ्रेड। जब भी किसी भी थ्रेड को स्पेसिफाई करना पड़ता, उसका विशेषण करना पड़ता, उसका विशेषता लिखना पड़ता, तो कौन सा डायमीटर का जरूरत पड़ता? तो एम का जरूरत पड़ता, मतलब मेजर डाय का जरूरत पड़ता। तो मेजर डाय राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच लेथ सेंटर इज सुटेबल फॉर टेपर टर्निंग बाय टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। तो कौन सा उप सेंटर है, लेथ सेंटर है जिसका उपयोग हम लोग टेपर टर्निंग करते टाइम यूज करते हैं जब प्रोसेस होता है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। तो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से जब भी हम लोग टेपर टर्निंग करते हैं तो लेथ सेंटर यूज होता है बॉल सेंटर। ठीक है, तो बॉल सेंटर का हम लोग यूज करते हैं। इसका बाद सबसे अच्छा बात है मैशिनिस्ट का पेपर में 3 मैथ क्वेश्चंस कॉमन आया है। जो एग्जामिनेशन पहले टॉप 100 CBT MCQ मैथ MCQ में आपको उसका ऊपर वीडियो बनाया था और जो भी स्टूडेंट देख के गया था वो सभी स्टूडेंट को 3 मैथ कॉमन आया है। सबसे पहला मैथ ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब 20 आर्टिकल का जो क्रय मूल्य होता है वो 16 आर्टिकल का विक्रय मूल्य के साथ समान होता है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है तो कैसे करना पड़ता है मैं आपको पहले भी बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। और मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा। अब अगर आपको समझना है
टॉप 100 मैथ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है टॉप 100 CBT मैथ MCQ का वीडियो आप लोग देख लीजिए, जो 4.5 घंटा का वीडियो है जिसमें मैं एक एक मैथ को अच्छा से समझाया हूँ। ओके, इसका बाद आपको पूछा गया था वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या होता है, 5 मिनट होता है। 49 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग ऑफ कटर, मतलब कटर का जब आपको शार्पनिंग करना पड़ता है, उसको जब और भी नुकीला बनाना पड़ता है तो कौन सा ग्राइंडिंग मशीन यूज़ होता है, तो राइट आंसर होता है टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल एंड कटर ग्राइंडिंग में हम लोग कटर और टूल का क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, उसको शार्प करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द मैक्सिमम स्विवेलिंग एंगल ऑफ व्हील हेड ऑन ए टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन, तो इसमें आपको पूछा है मैक्सिमम स्विवेलिंग एंगल कितना हो जाएगा व्हील हेड का टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो लिखा है गलत है। इसका बाद आपको लुब्रिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था इट इज़ द टेम्परेचर एट विच ऑयल कैचेस फायर एंड कंटिन्यूज टू बी फ्लेम, तेल का वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसमें आग लग जाता है और वो फ्लेम का आकार में कंटिन्यू जलते रहता है, तो फायर पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद स्लॉटर मशीन से क्वेश्चन पूछा था बेस ऑफ सर्कुलर टेबल ऑफ स्लॉटर इज ग्रेजुएटेड, मतलब स्लॉटर मशीन का जो सर्कुलर बेस होता है उसमें ग्रेजुएशन कितना रहता है, 0 से 360 डिग्री तक रहता है। इसका बाद आपको प्लेनर मशीन से क्वेश्चन पूछा गया था हाउ प्लेनर मशीन इज डिफर फ्रॉम शेपर मशीन, तो 2000 MCQ का क्लास में मैं आपको बहुत अच्छा से समझाया था प्लेनर मशीन का साथ शेपर मशीन का क्या डिफरेंस होता है, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, मतलब इसमें जो चीज़ रहता है सब सेम होता है, बट इसमें क्या होता है मेन डिफरेंस होता है प्लेनर मशीन में वर्कपीस रेसिप्रोकेट होता है, आगे भी जो होता है, और उसमें टूल स्टेशनरी रहता है, मतलब टूल स्थिर रहता है। ठीक है, बट शेपर मशीन का उसका उल्टा होता है, वर्कपीस उसमें स्टेशनरी रहता है, टूल रेसिप्रोकेट करता है, तो यही होता है मेन डिफरेंस। बाकी सब कुछ उसमें क्विक रिलेटेड मैकेनिज्म भी यूज होता है, सब सेम है। ऑन द टेबल ऑफ द शेपर व्हिच स्लॉट इज अवेलेबल फॉर होल्डिंग द जॉब, मतलब शेपर मशीन का टेबल में कौन सा स्लॉट अवेलेबल होता है जॉब को पकड़ने के लिए, तो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो भी वो मशीन टेबल या वर्क टेबल हो तो उसमें टी स्लॉट कटे रहते हैं वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, तो टी स्लॉट राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मशीनिंग लार्जर जॉब, तो लार्जर जॉब को जब भी मशीनिंग करना पड़ेगा कौन सा मशीन यूज होता है, प्लेनर मशीन यूज होता है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको 2000 MCQ का सीरीज में बहुत ही अच्छा से समझाया था। शेपर और प्लेनर मशीन में काम हम लोग वही करते हैं कि फ्लैट सरफेस हम लोग बनाते हैं, बट प्लेनर मशीन का कब यूज होता है, जब आपको लार्ज जॉब बनाना पड़ता है तब यूज होता है प्लेनर मशीन। जैसे 2 मिलीमीटर जॉब अगर लेंदी जॉब है तो उसको फ्लैट सरफेस बनाने के लिए कौन सा मशीन यूज करते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप लोग आंसर करते हैं प्लेनिंग मशीन, तो इसीलिए मैं आपको वो भी समझाया था। तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास देखे तो सभी स्टूडेंट को पता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का कॉमन आया है, जो भी शेपर स्लॉटर मिलिंग इसके बाद प्लेनर से क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी स्टूडेंट ने दोनों को लिया था टेस्ट सीरीज और 2000 MCQ PDF। 56 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन प्लेनर जॉब इज गिफ्ट, तो प्लेनर में जॉब क्या होता है, रूट रेसिप्रोकेट होता है, आगे पीछे होता है। ओके, 57 नंबर क्वेश्चन में हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था इन एनेलिंग कूलिंग इज डन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, एनेलिंग प्रोसेस में कूलिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग उसको ऐसे ही फर्नेस में छोड़ देते हैं। ओके, फर्नेस को स्विच ऑफ करके रख देते हैं, अदरवाइज ड्राई सैंड ड्राई लाइम से हम लोग उसको ढक के रखते हैं, ओके, ठंडा करने के लिए। 58 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच चीजेल इज यूज टू कट कीवे स्लॉट बनाने के लिए कौन सा चीजेल यूज होता है, केप चीजेल या क्रॉस कट चीजेल यूज होता है। इसका बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था व्हाट इज द प्रोपोर्शन वाटर मिक्स्ड विथ स्प्रिट टू गेन 12.5% बाय सेलिंग इट एट द कॉस्ट प्राइस, तो एक क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था एग्जाम में। इसका बाद एक क्वेश्चन था ABC कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 10, 20 and 30 days रेस्पेक्टिवली, B and C काम टू वर्क इन ऑल्टरनेट डे, इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क, मतलब ABC तीन काम को उसी काम को कर सकते हैं 10 दिन में पूरा, और B उसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 20 दिन में, और C सेम काम को कर सकते हैं 30 दिन में। तो तीनों मिलकर जब काम करेगा, इस तो नहीं बोला, A ऑलवेज काम करेगा, बट B क्या करेगा, B और C ऑल्टरनेट डे में काम करेगा। B कभी करेगा, उसका नेक्स्ट डे C करेगा, उसका नेक्स्ट डे B करेगा, उसका नेक्स्ट डे C करेगा, ऐसे ऑल्टरनेट डे में अगर काम करेगा तो कितना दिन में काम खत्म होगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा था
तो जब डिटेल क्लास होगा तो डिटेल क्लास में एक एक मैथ का सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, बट अभी जस्ट आपको बताने की किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, और आप लोग जो भी स्टूडेंट आने वाला एग्जाम के लिए तैयारी करें वो भी स्टूडेंट के लिए हेल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक का एलॉय में क्या बनता है? ब्रश बनता है। कॉपर और टिन कहता है तो ब्रोंज होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रेड रिंगेज? थ्रेड रिंगेज का क्या व्यवहार होता है? तो टू चेक द साइज ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड का साइज को चेक करने के लिए थ्रेड रिंगेज यूज होता है। इसका बाद आपको पूछा था व्हिच पार्ट माउंटेड डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ द बेस इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। मतलब इसमें आपको कह रहा है टूल एंड कटर ग्राइंडर जिसको मैं अभी आपको बताया हूँ, उसमें क्या होता है, हम लोग टूल जो भी रहता है कटिंग टूल होता है और जो भी कटर होता है उसको हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं शार्पनिंग करने के लिए। तो उसका इसमें बोला था टॉप ऑफ द बेस टूल, बेस टूल का टॉप में कौन सा पार्ट रहता है? तो सैडल रहता है। ओके। 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर्मूला यूज्ड व्हाइल कटिंग टेपर यूजिंग स्विवेलिंग द कंपाउंड रेस्ट मेथड। मतलब कंपाउंड रेस्ट मेथड से जब भी हम लोग टेपर करते हैं, मैक्सिमम टाइम स्टीप टेपर हम लोग करते हैं, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपन 2L। मतलब बिग डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर अपन 2 इंटू लेंथ ऑफ टेपर। ओके। ऐसे अगर आपको टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का पूछता तो इधर हो जाता आपका ओनली बड़ा एल हो जाता। बड़ा एल का मतलब क्या होता है? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2 इंटू स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल। ये होता है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से जब आप लोग टेपर बनाते हैं तब। ओके। और बड़ा एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ द जॉब और छोटा एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ द टेपर। समझ में आ गया है? 65 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। इफ द थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज ट्यूसडे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फोर्थ डे बिफोर 27th डे ऑफ दैट मंथ। मतलब इसमें बोल रहा है किसी भी मंथ का अगर तीसरा दिन ट्यूसडे होता है तो उसी मंथ का जो 27th डे होता है उससे 4 दिन पहले का दिन कौन सा हो जाएगा। तो ये आपको निकालना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 66 नंबर क्वेश्चन में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो ये बहुत ही आसान है जो मैं आपको फॉर्मूला से बताया था, जो आप लोग 30 सेकेंड में भी इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको बोला गया था कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का बीच का जो 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो कितना है? इंटरेस्ट का डिफरेंस 200 है। ओके। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, तो उसमें कितना सम है, मतलब प्रिंसिपल कितना था उसका, तो ये आपको निकालना था। डिफरेंस इजिकल टू होता है प्रिंसिपल, इसका बाद ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 टू द पावर होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला में जब भी आप लोग लगाएंगे 5 सेकंड में इसका राइट आंसर निकाल के आ जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन आर्टिकल से था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया था। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो कौन सा आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 21 में पूछा गया है। 68 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन ए सोइंग वर्क द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक 200 मिलीमीटर लेंथ ऑफ स्ट्रोक। मतलब इसमें आप देख सकते हैं कैपिटल जो एल है इसमें आपको देखने को मिल रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, उसका वैल्यू 200 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक पर मिनट, तो नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक पर मिनट 40 है। ओके। द रेशियो ऑफ रिटर्न टाइम टू द कटिंग टाइम इज 2:3 एंड फाइंड द कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड आपको निकाला है। तो फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपको इस फॉर्मूला से भी मैथ सॉल्व कराए थे जो टेक्निकल न्यूमेरिकल का क्लास है उसमें। तो CS मतलब उसको हम लोग V से भी लिख सकते हैं। कटिंग स्पीड होता है, स्मॉल n होता है स्ट्रोक्स पर मिनट, कैपिटल L मतलब होता है लेंथ ऑफ कटिंग स्ट्रोक। इसका बाद 1 + m, m का मतलब होता है रेशियो ऑफ रिटर्न स्ट्रोक एंड कटिंग स्ट्रोक। मतलब इसमें रिटर्न स्ट्रोक और कटिंग स्ट्रोक का रेशियो पूछा है तो 2:3 हो जाएगा। ये आपको बात याद रखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी इसमें डबल स्ट्रोक बोला है तो 2 इंटू आपको 40 कर देना है। इसके बाद लेंथ आपको कितना दिया है? 200, ब्रैकेट में आपको 1 + 2/3 डिवाइड बाय आपको 1000 लिखना है। तो ऐसे आपको मैथ को सॉल्व कर लेना है इस फॉर्मूला से। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया था त्रिज्या चक इज ऑल्सो नोन एज। त्रिज्या चक हम लोग यूनिवर्सल चक का नाम में जानते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्टर आर्म ऑन ए डिवाइडिंग हेड। डिवाइडिंग हेड में सेक्टर आर्म का क्या काम होता है? एलिमिनेटिंग काउंटिंग होल इन ईच टाइम। मतलब हर टाइम कितने होल है उसको काउंट करने को हम लोग कम करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ओके। तो सेक्टर आर्म ये क्या करता है? एलिमिनेटिंग काउंटिंग ऑफ नंबर काउंटिंग होल इन ईच टाइम। मतलब बार बार आप लोग जो होल को काउंटिंग करते हैं कितना होल बना है कितना होल नहीं बना है,
तो उसको कौन काउंट कर देते हैं, सेक्टर आर्म ऑटोमेटिक काउंट कर देते हैं। इसीलिए वो आप लोग जो खुद मैनुअली करते हैं उसको वो काम कर देते हैं। सेक्टर आर्म का एक यूज होता है। इसके बाद एक्टिव फायर फाइटिंग डिवाइस दैट इज यूज टू पुट आउट और सर्टेन स्मॉल फायर, मतलब छोटा सा फायर में जब आपको एक्टिव फायर प्रोटेक्टिंग डिवाइस का यूज करना पड़ता है तो कौन सा होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ओके, 72 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द साइज ऑफ सेपर इज स्पेसिफाइड बाय। सेपर मशीन का साइज हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक का मैक्सिमम लेंथ से। लेद वेट इज मेड ऑफ, लेद वेट बनता है कास्ट आयरन से। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया था व्हिच हेड ऑफ कॉम्बिनेशन सेट मेजर एंगल, मतलब कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा हेड एंगल को मेजर करता है, प्रोटेक्टर हेड, राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच कैलिपर आर यूज्ड फॉर ड्राइंग लाइन अलोंग द आउटसाइड एज, मतलब कौन सा वो कैलिपर है जो आउटसाइड एज का साथ पैरेलली लाइन खींचता है, तो जेनी कैलिपर, हार्मोफोराइट कैलिपर या ऑडलेग कैलिपर, राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा था व्हिच वाइस इज यूज्ड इन फोर्जिंग शॉप, फोर्जिंग शॉप में कौन सा वाइस यूज होता है, लेग वाइस यूज होता है जो एमएस से बनता है, माइल्ड स्टील से बनता है। डाई कैलकुलेशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपका कोई किसी भी शाफ्ट का डायमीटर आपको क्या कितना बोल दिया है, थ्रेड करने के बाद 16 मिलीमीटर हो जाएगा आपको बोला है, पीच आपको 2 मिलीमीटर बनाना है। तो शाफ्ट का टर्निंग कितना मिलीमीटर में करना है, मतलब शाफ्ट का साइज आपको सबसे पहले कितने मिलीमीटर में आपको बनाना है। तो आप लोग जब भी कोई भी शाफ्ट होता है उसमें हम लोग थ्रेड करते हैं तो शाफ्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, इसलिए 16 मीटर में एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको शाफ्ट का साइज थोड़ा सा कम रखना पड़ता है। कितना कम रखना पड़ता है, इसीलिए आपको क्या करना है, इसमें जो मेजर डायमीटर दिया है, मेजर डायमीटर माइनस पीच अपन 10 हो जाएगा, तो मेजर डायमीटर 16 है, इसका बाद पीच मतलब 2 अपन 10 हो जाएगा, तो 16 माइनस 0.2 हो जाएगा, तो 15.8 इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इतने मिलीमीटर साइज में आपको सबसे पहले शाफ्ट को टर्न करना है। तो जब भी आप लोग थ्रेड कटेंगे डाई से तो उसका बाद उसका जो एग्जैक्ट साइज बनेगा 16 मिलीमीटर बन जाएगा। ओके, ये भी क्वेश्चन मैं आपको समझाया था। इन सेपर मशीन व्हाट टूल इज होल्ड, मतलब सेपर मशीन में टूल को कहाँ पकड़ाया जाता है, टूल पोस्ट में पकड़ाया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था लिफ्टिंग ए लोड इन स्क्रू जैक व्हिच थ्रेड इज यूज्ड, मतलब स्क्रू जैक से जब भी किसी लोड को उठाना पड़ता है तो कौन सा थ्रेड यूज होता है, स्क्वायर थ्रेड यूज होता है। 80 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द हेड ऑफ प्लेनर कैन स्विवेल ऑन आइदर साइड एट एन एंगल ऑफ, मतलब प्लेनर का हेड को हम लोग दोनों साइड में कितना डिग्री एंगल में मैक्सिमम उसको स्विवेल कर सकते हैं, 60 डिग्री में स्विवेल कर सकते हैं। टूल पोस्ट ऑफ प्लेनिंग मशीन इज माउंटेड ऑन, प्लेनिंग मशीन का टूल पोस्ट कहाँ पे लगाया जाता है, क्लैपर बॉक्स में लगाया जाता है। इसका बाद आपको पूछा था लेद बेड आर मेड ऑफ व्हिच प्रोसेस, लेद बेड को किस प्रोसेस में बनाया जाता है, कास्टिंग से बनाया जाता है। सिंगल पीस में भी बनाया जा सकता है या उसको डबल कास्टिंग में भी हम लोग उसको बना सकते हैं, मतलब 2 पीस में भी हम लोग उसको बना सकते हैं। इन वर्टिकल मिलिंग स्पिंडल माउंटेड ऑफ, तो वर्टिकल मिलिंग में स्पिंडल को कैसे माउंटेन करते हैं, परपेंडिकुलर माउंटेन करते हैं। नॉन फेरस एडेड ऑन आयरन, जब नॉन फेरस आयरन में ऐड होता है तो नॉन फेरस एलॉय बनता है। इसका बाद आपको पूछा गया था द मेन एडवांटेज ऑफ द रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का मेन एडवांटेज क्या होता है, तो हेवी वर्कपीस कैन बी मशीन इन एनी पोजीशन विदाउट मूविंग दे, मतलब हेवी वर्कपीस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली बिना मूव करके उसको एक ही सेटिंग में होल्ड कर सकते हैं किसी भी उसका पोजीशन में। ओके, और किसी स्टूडेंट बोल रहा था इसका डिसएडवांटेज पूछा है, तो डिसएडवांटेजेस पूछा है, मतलब ऑकवर्ड ऑप्शन का हिसाब से था, ऑकवर्ड से मतलब जो भी अजीब आकार के जॉब होता है तो उसको होल्ड करके ड्रिलिंग करना इसमें पॉसिबल नहीं होता, ये होता है इसका डिसएडवांटेजेस। अगर डिसएडवांटेजेस पूछा तो ऑकवर्ड से वर्कपीस को हम लोग इसमें ड्रिलिंग नहीं कर सकते, तब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। इसका बाद डायरेक्शन टेस्ट से रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था इफ पर्सन फेसेस साउथ एंड ही टर्न्स 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज एंड अगेन ही टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज व्हिच डायरेक्शन ऑन ही फेस, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कर देना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको ऐसे करना है। इसके बाद साउथ से देख रहा है, उसके बाद जब भी एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, उसको ऐसे घुमाना पड़ता है, ठीक है, तो वो इधर तक आ जाएगा, तो ऐसे उसके बाद फिर से 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्शन टेस्ट जस्ट आपको निकालने के लिए बोला है कि कौन सा डायरेक्शन में वो अभी देख रहा है। इसके बाद आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फीडिंग द टूल फॉर प्लेनिंग एंगुलर सरफेस, मतलब इसमें बोल रहे हैं प्लेनिंग मशीन में जब एंगुलर सरफेस आपको बनाना पड़ता है तो आपको टूल का फीड कहाँ से दिया जाता है, टूल हेड से आपको फीड दिया जाता है। इसका बाद एक स्टूडेंट ने कह रहा था कि स्लॉटर मशीन का
टूल कहाँ पे माउंट होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा था। तो स्लॉटर मशीन का जो टूल होता है वो टूल पोस्ट में उसको हम लोग माउंट करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी बोला था व्हिच पार्ट होल्ड्स द टूल इन ए स्लॉटिंग मशीन, तो स्लॉटिंग मशीन का कौन सा पार्ट टूल को होल्ड करता है, तो टूल पोस्ट राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ कि एंट में कौन सा एसिड रहता है या चिट्टी में कौन सा एसिड रहता है, फॉर्मिक एसिड या मिथानिक एसिड जिसका दूसरा नाम होता है। ओके, द टेबल कैन बी रोटेटेड इन यूनिवर्सल मिलिंग इज, यूनिवर्सल मिलिंग में टेबल को हम लोग कितना डिग्री में रोटेट कर सकते हैं, तो उसका एक्सिस बराबर दोनों साइड में 45 डिग्री में उसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूछा था द स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन टूल इज डन बाय, मशीन टूल का स्पेसिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 92 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा था व्हिच टाइप ऑफ टूल इज यूज्ड इन सेपर, सेपर मशीन में किस टाइप का टूल यूज होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। इसके बाद आपको पूछा था इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज हैविंग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है, तो सेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, इसके बाद प्लेनर मशीन में होता है। 94 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा था व्हिच टाइप ऑफ टूल इज यूज्ड इन मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन में किस टाइप का टूल यूज होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। इन स्लॉटर मशीन मोशन इज गिवन टू द मेन शाफ्ट बाय, स्लॉटर मशीन में मेन शाफ्ट को मोशन गति देने के लिए क्या यूज होता है, बॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द बिटवीन हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक इन लेथ मशीन, लेथ मशीन का हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में क्या रहता है, कैरेज रहता है। मोड स्टेपर रेंज आपको पूछा था, मोड स्टेपर का रेंज होता है MT0 से MT7 तक। इसका बाद आपको पूछा था रेशियो ऑफ मिल्क एंड कर्ड इज 4:5 इफ द प्राइस ऑफ कर्ड इज ₹12 मोर देन द प्राइस ऑफ मिल्क, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मिल्क। तो ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन है। सेम क्वेश्चन आपको मैं टॉप 100 DRDO स्पेशल मैथ क्लास में आपको समझाया था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर सकते हैं। टूल पोस्ट ऑफ सेपर मशीन ये आपको शायद नहीं पूछा था, अगर पूछा था तो क्लैपर बॉक्स राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखना है कि उसमें एक्चुअली ऑप्शन आपको क्या दिया गया था, क्लैपर बॉक्स ऑप्शन था तो क्लैपर बॉक्स राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वुड्स डिस्पैच से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो वुड्स डिस्पैच 1854 में हुआ था टू स्प्रेड एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया में शिक्षा को विस्तार करने के लिए, मतलब उसको फैलाने के लिए वुड डिस्पैच 1854 साल में जारी हुआ था। टू लोकेट द सेंटर ऑफ ए राउंड बार इज डन बाय, तो किसी राउंड बार या सिलिंड्रिकल का सेंटर पोर्शन को निकालने के लिए क्या यूज होता है, जेनी कैलिपर यूज होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि नहीं, एग्जैक्टली हमें पता नहीं, क्योंकि जेनी कैलिपर से एक क्वेश्चन था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया। बट पहले जो क्वेश्चन मैं आपको बताया कि आउटर एज का बराबर पैरेलल लाइन खींचता है तब जेनी कैलिपर राइट आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था। इसके बाद वही क्वेश्चन आपको पूछा है स्लॉटर मशीन का जो बेस सर्कुलर टेबल होता है उसका ग्रेजुएशन कितना होता है, 0 to 360 डिग्री तक होता है। इसके बाद हाई कार्बन स्टील नंबर ऑफ टीथ इन ब्लेड, तो इसमें बोला हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए जो ब्लेड हम लोग यूज करते हैं तो कितना नंबर ऑफ टीथ रहता है, 32 टीथ उसमें रहता है। ड्रॉप पैरेलल लाइन फ्रॉम आउटर एज, यही क्वेश्चन आपको पूछा था, जेनी कैलिपर राइट आंसर हो जाएगा। तो 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया। टू इंक्रीज द टफनेस ऑफ एनी मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी धातु के टफनेस को बढ़ाने के लिए कौन सा धातु हम लोग यूज करते हैं, तो वैनेडियम इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ाना है तो आपको क्रोमियम यूज करना है। 106 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग डिवाइस इज प्रेफर्ड फॉर शेपिंग ए की इन सिलिंड्रिकल वर्क और शाफ्ट, तो इसमें बोल रहे हैं आपको सिलिंड्रिकल वर्क या शाफ्ट में जब आपको क्यूए शेप बनाना पड़ेगा, किसी सिलिंड्रिकल वर्क पीस या शाफ्ट है तो उसको जब उसमें जब क्यूए बनाना है सेपर मशीन से, तो किस में उसको होल्ड करना चाहिए सिलिंड्रिकल वर्क पीस को, तो वी ब्लॉक में होल्ड करना चाहिए। क्रॉस फीड इज गिवन सेपर बाय, तो सेपर मशीन में क्रॉस फीड हम लोग हैंड से भी दे सकते हैं, फीड से भी दे सकते हैं। क्राउन व्हील अवेलेबल इन, क्राउन व्हील किस में अवेलेबल होता है, थ्रीजा चक में अवेलेबल होता है। इसके बाद आपको पूछा था टेबल ऑफ यूनिवर्सल मिलिंग स्टील, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का टेबल हम लोग कितने डिग्री में टिल्ट कर सकते हैं, तो आइदर साइड में 45 डिग्री में उसको हम लोग टिल्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक इंग्लिश का क्वेश्चन था जिसमें यूरोपियन का आर्टिकल पूछा था, तो यूरोपियन हो जाएगा ए यूरोपियन, आप लोग कुछ स्टूडेंट करके आए एन यूरोपियन, तो यूरोपियन के लिए कभी एन नहीं होगा, ए होगा। इसके बाद आपको एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, 4 यूजुअल डाइस आर थ्रोन ऑन द ग्राउंड, द टोटल नंबर ऑफ द टॉप फेसेस ऑफ दिस 4 डाइस इज 13 एज टॉप फेसेस शोड 4, 3, 1 and 5 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टोटल फेसेस टचिंग द ग्राउंड। एक क्वेश्चन आपको पूछा था
और एक क्वेश्चन पूछा था, स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग ए स्क्रू गेज, मतलब माइक्रोमीटर से एक वायर का डायमीटर को मेजर किया और लिस्ट काउंट था 0.001 मिलीमीटर। तो ये वर्नियर माइक्रोमीटर था। लिस्टेड द मेजरमेंट द करेक्ट मेजरमेंट, तो इसमें तो कुछ एक्जैक्टली मेंशन नहीं किया, बट इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पूछा था। और भी क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले आप देख सकते एक स्टूडेंट ने ये भेजा है व्हाट्सएप पर। तो मैं आपको बताया था कि एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके जाता है, तो उसमें 135 डिग्री सबसे पहले वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्शन टेस्ट से बताया था। और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, 400 मीटर दूर एक व्यक्ति 4 मिनट में जाता है, तो उसको किलोमीटर प्रति मिनट में बताओ। तो उसको मीटर पर मिनट में आ रहा है, मतलब 400 डिवाइड बाई जब 4 करेंगे तो मीटर पर मिनट में आएगा 100 मीटर पर मिनट, उसको आपको करना है किलोमीटर पर आवर में। ओके, एक क्वेश्चन था, स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है, वो आपको बताया था मैं आपको। इंडिजिनसली जो सबसे पहले फास्ट एयरक्राफ्ट था वो भी आपको बताया था, INS विक्रांत। इसके बाद एक रीजनिंग से क्वेश्चन था, 9, 15, 17, 35 एंड 49, इस टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद घड़ी का एंगल से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, घड़ी का एंगल से। ओके, इसका बाद एक क्वेश्चन था, दो व्यक्ति पति पत्नी हैं जो क्रमश A और B हैं, B का भाई C है और C का भाई D, तो D का A से संबंध क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसका बाद एक स्टूडेंट ने SMS किया था, SMS मतलब यूट्यूब पर कमेंट किया था, उसमें बोला था मी मैसेनिस्ट 9 जनवरी, मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम प्लेनर सेपर स्लॉटर, क्वेश्चंस आर गुड रेंज। तो अब देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस सही नहीं है, क्वेश्चंस तो आपका निम्मी से पूछा गया है, और निम्मी से भी हम जो कलेक्ट करके अलग अलग बुक से PBS से क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट करके, निम्मी, एशियन और भी PBS जो बुक है PBS क्वेश्चन पेपर है, कलेक्ट करके जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस के क्वेश्चंस में टेस्ट सीरीज पर डाला था, उससे भी आपका कॉमन आया है, और 2000 MCQ का सीरीज में भी वही सब क्वेश्चंस आपको कॉमन आए हैं। ठीक है, तो उसमें आपको क्वेश्चंस गुड ही इसमें बताया जा रहा है। मैथ परसेंटेज चैप्टर से था, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन 3 और सम फ्रॉम मिल्क एंड कर्ड से एक सम पूछा गया था, मैं आपको बताऊं। वर्क एंड मेन से भी पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन से पूछा जाएगा, मैं आपको बताता। CI और SI से क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताया। ट्रेंड से एक क्वेश्चन था, रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट था, नंबर एनालॉजी था, कैलेंडर था। कैलेंडर का क्वेश्चन क्या था, मैं आपको बताया कि महीने का 3 तारीख अगर इतना हो, ए डे होता, ट्यूसडे होता है, तो महीने का 27 तारीख के पहले 4 दिन का वो कौन सा दिन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था डाइस से, एक क्वेश्चन पूछा था डाइस का क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट टर्म सीक्वेंस, मिरर इमेज से क्वेश्चन था। ऑल ओवर गुड क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको बता रहा है कि गुड क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी एक मैसेनिस्ट का स्टूडेंट इसमें आप पढ़ सकते हैं। मी मैसेनिस्ट 9 जनवरी का एक क्वेश्चन पेपर का बात कर रहा है। ओके, और भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, कौन सा ऐसा जीव या एनिमल और इंसेक्ट जो बहुत ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड शोषण मतलब अपने अंदर कर लेता है, तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन को मैं कलेक्ट कर पाया हूँ जो स्टूडेंट ने भेजा है। मैक्सिमम आप लोग 110 से भी क्वेश्चन ज़्यादा आपको इस क्लास से मिल गया है। तो एग्जैक्टली ये सब क्वेश्चन क्या पूछा गया था लास्ट में जो बताया हूँ, तो वो हमें पता नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है। जो भी आप लोग भेजे तो उसको स्क्रीनशॉट लेके मैं आप लोग को दिखाया हूँ। तो वो सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल गया, जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे के आया है, और जो स्टूडेंट आने वाला दिन में एग्जामिनेशन देगा वो सभी स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिलेगा इससे। और 2000 MCQ PDF अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा, बट ये क्वेश्चन पेपर नॉट ओनली DRDO हार्ड टेक्निकल एग्जाम से पहले आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इस टाइप का PDF मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।